हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। यानी आज कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको कि आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर आप करते जाइएगा, साथ ही साथ हम भी आपको आंसर करेक्ट बताते जाएंगे। क्योंकि ये मॉक टेस्ट है तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हमारी रिविजन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फास्ट मॉक टेस्ट होने वाला है, एक सरप्राइज टेस्ट है आप सभी लोगों के लिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ लगा देते हैं टाइमर भी। टाइमर से क्या होगा, आपको याद रहेगा कि भाई इतने टाइम तक हमें क्वेश्चन का आंसर करना ही करना है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के मॉक टेस्ट को, जो कि एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन पारंपरिक गैर पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली के क्षेत्र से संबंधित है? Which of the following belongs to the field of non-traditional teaching support system? Option A, textbook. Option B, chalk and board. Option number C, स्वयं प्रभा DTH चैनल, या ऑप्शन नंबर डी, प्रिंट एंड मॉड्यूल्स। क्योंकि फास्ट होगा ये, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन के आंसर करते जाइएगा। तो यहाँ गैर पारंपरिक, पारंपरिक कौन सा था? पहले चॉक एंड बोर्ड होते थे, है ना, बोर्ड से पढ़ाई कराई जाती थी, ब्लैक बोर्ड होते थे। तो यहाँ पर अगर हम गैर पारंपरिक की बात करते हैं तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वयं प्रभा के डीटीएच चैनल। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज ऑन कैप्चरिंग आइडियाज एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स? शिक्षण के किस स्तर पर प्रमुख ध्यान विचारों को ग्रहण करने और तथ्यों के व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? क्वेश्चन नंबर 2, याद रखिएगा, फास्ट आंसर करना है सबने। क्वेश्चन नंबर 2, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनोमस लेवल? ये मॉक टेस्ट है, जितना ज्यादा फास्ट आंसर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 100 से ज्यादा है क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के सीखने की निगरानी के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सी मूल्यांकन प्रणाली संचालित की जाती है? Which of the following evaluation system is conducted during the instructional process to monitor student learning? तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चल रहा है काम, पढ़ाई चल रही है, साथ साथ हम उसको एवेलुएट कर रहे हैं, प्रॉपर सही कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव एवेलुएशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? शिक्षार्थी की इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है? यानी अगर हम चाहते हैं कि कैंडिडेट अच्छा परफॉर्मेंस करे तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसमें अगर होंगी तो उससे काफी इफेक्टिव रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन असर्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 5, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन नैदानिक मूल्यांकन इनमें से क्या सुनिश्चित करता है? क्वेश्चन नंबर 5, student performance at the end of a course, cause and remedy of persistent learning difficulties, degree of achievement of instructional objective, student suitability for a specific job। और सही आंसर है कॉज एंड रेमेडीज। जहां पर भी नैदानिक आ गया, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है सेम वैसे ही डायग्नोस होता है, यानी निरंतर सीखने की कठिनाइयों के कारण और साथ साथ उपचार करते रहना। Question number 6, a researcher uses data of an earlier research paper and publishes a new paper without citing the source. This is an instance of? मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का
दीपक फटाफट भाई मेरे आंसर करते जाना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके, और जितना फास्ट आंसर करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो एक शोधकर्ता की बात करी गई है। एक शोधकर्ता जो है पुराने शोध पत्र के डेटा का उपयोग कर रहा है और शोध का उल्लेख किए बिना ही नया पेपर प्रकाशित कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? इसे कहते हैं साहित्यिक चोरी। सेल्फ प्लेगरिज्म भी इसको कहते हैं, साहित्यिक चोरी से संबंधित है। इनमें से कौन सा प्रतिदर्श या सैंपलिंग टेक्निक एक संभाव्यता प्रतिदर्श विधि है? संभाव्यता का मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, जहां पर 50-50 चांसेस है, यस भी हो सकता है नो भी, मतलब प्रॉपर दोनों को चांसेस मिले, उसे कहते हैं संभाव्यता, दोनों के जीतने की संभावना होना। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिदर्श तकनीक है जो एक संभाव्यता प्रतिदर्श है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटिफाइड। जबकि कन्वेंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 7, वह शोध दृष्टिकोण जो सार्वभौमिक नियमों को खारिज करता है, व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से मानवीय अनुभव को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, इनमें से क्या कहलाता है? सार्वभौमिक नियमों को खारिज करता है और व्यक्तिगत परक दृष्टिकोणों से मानवीय अनुभव को समझने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यात्मकतावाद। क्या कहेंगे? इंटरप्रेटिविज्म कहेंगे, जिसका मतलब है कि मानवीय कार्य को पूर्ण वैज्ञानिक नियमों में सम्मानीकृत नहीं किया जा सकता। ह्यूमन एक्शंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इनटू एब्सोल्यूट साइंटिफिक लॉस। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य विशेष रूप से किसी समुदाय या संगठन के द्वारा सामना की जाने वाली तत्काल या व्यवहारिक समस्या को हल करना है? क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 9, एक शोध प्रबंध में ग्रंथ सूची या संदर्भ अनुभाग होना आवश्यक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य इनमें से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डले, मैं भूल जाऊं लेकिन आपको याद रहने चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, शोध को मान्य करने, साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए क्यों संदर्भ का, ग्रंथ सूची या संदर्भ का होना आवश्यक है? टू वैलिडेट द रिसर्च एंड अवॉइड प्लेगरिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग निम्न में से किस गतिविधि को संदर्भित करता है? Question number 11. In communication process, decoding refers to which of the following? Option number B, interpreting the received message. प्राप्त संदेश की व्याख्या करना, decode करना. Which of the following is an example of an asynchronous communication medium? Question number 12. इनमें से कौन सा असमकालिक संचार माध्यम का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 12 असमकालिक है, यानी सेम टाइम पे, रियल टाइम पे नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 13
Psychological barriers to effective communication often arise due to which of the following? प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाएं अक्सर इनमें से किसके कारण उत्पन्न होती हैं? क्वेश्चन नंबर 13, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्री मेच्योर इवेल्युएशन और इमोशनल स्टेट की वजह से। मनोवैज्ञानिक है, फीलिंग्स है, इमोशंस आते हैं प्री मेच्योर इवेल्युएशन और इमोशनल स्टेट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक शिक्षक कक्षा के भीतर छात्रों के साथ बातचीत करता है तो किस प्रकार का संचार होता है? क्वेश्चन नंबर 14, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लास में ग्रुप कम्युनिकेशन होता है या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की 16 है, semantic noise in communication is related to which of the following? फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15, सेमेंटिक या शब्दार्थ शोर जिसको हम कहते हैं, सही आंसर है बी, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ड्यू टू एम्बिगिटी, अस्पष्टता के कारण शब्दों की गलत समझ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी? क्वेश्चन नंबर 16, लिख देते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर भूल ना जाए। क्वेश्चन नंबर 16, यूआरएल का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है? चलिए, यूआरएल का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर स्टोरेज प्रकार प्रकृति में अस्थिर है या वोलाटाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज टाइप्स इज वोलाटाइल इन नेचर? कौन सा वोलाटाइल है? जो आपने पढ़ा है, एग्जाम आ रहा है, जो आपने पढ़ा है उन्हीं में से ही क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, और इसका सही आंसर है जो कि वोलाटाइल है वो है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने पे थे भाई? 16, 17, क्वेश्चन नंबर 18, एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड द्वारा पर टाइप किए गए प्रत्येक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, की लॉगर। जहां पर भी हम की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करेंगे, की स्ट्रोक को, यानी जैसे पासवर्ड हो गया उसमें भी की का इस्तेमाल होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप की का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां क्या होगा? की लॉगर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको नेट जेआरएफ क्रैक करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिवीजन, क्योंकि इस समय जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे
उतना आपके लिए बेटर है। तो जितनी जल्दी कर लोगे उतना आपके लिए आसानी है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और यूजर इंटरफेस प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, नाइनटीन 1987 का है ये। ओजोन परत की को बचाने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 22, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य किसी स्थायी विषैले रसायन की सांद्रता में वृद्धि से है, जो किसकी वजह से होती है? क्वेश्चन नंबर 22, बायो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो मैग्निफिकेशन। तो सही आंसर क्या है? फूड चेन फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, खाद्य श्रृंखलाओं में निचले से उच्च पोषण स्तरों में। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन हाउस गैसों में से किसमें प्रति अणु उच्चतम वैश्विक तापमान क्षमता होती है? क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जिसमें की हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पर मॉलिक्यूल होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्वेश्चन नंबर 24, मीना-माता रोग एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम ऐतिहासिक रूप से किस जहरीले तत्व से जुड़े औद्योगिक जल प्रदूषण के कारण होता है? मीना-माता रोग जापान में हुआ था ये। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मरकरी यानी कि पारा। मरकरी यानी पारा। मीना-माता रोग जापान की मीना-माता खाड़ी में छोड़े गए औद्योगिक कचरे में जो पारा था या मिथाइल मरकरी था, उसके कारण मछलियों में इसके जैव संचयन से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को भारत किस देश द्वारा COP21 के दौरान संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था? ISA 2015 में आया। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का 25 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम ISA कहते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद द्वारा नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में लॉन्च किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन तक्षशिला में प्राचीन उच्च शिक्षा का केंद्र विशेष रूप से किस विषय के लिए था? और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, किस चीज की पढ़ाई होती थी या किसके लिए फेमस है तक्षशिला? ये पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन से रिलेट करता हुआ। तक्षशिला
मेरिन इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन स्टेट क्राफ्ट के लिए, फाइन आर्ट्स पेंटिंग के लिए या एरोस्पेस स्टडीज के लिए? तो सही आंसर चिकित्सा और राजस्व शास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों समन्वय निर्धारण रख रखाव के लिए कौन सा नियामक वैधानिक निकाय सीधे जिम्मेदार है? एनसीईआरटी, एआईसीटीई, यूजीसी या एनसीटीई? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी। क्वेश्चन नंबर 28, जीईआर के संबंध में राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए पूरी। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, थ्योरी के जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चन है, तो आंसर करते जाइए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, अचीव 50% जीईआर बाय 2035, किसमें? हायर एजुकेशन में। उच्च शिक्षा की बात करी है तो 50% जीईआर प्राप्त करने का लक्ष्य है 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 29, वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया को ऐतिहासिक रूप से किस रूप में मान्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों को प्रीमियम बुनियादी ढांचा अनुदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 30, और इन सबका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मदन मोहन मालवीय योजना या ज्ञान योजना या स्वयं? तो सही आंसर है रूसा। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन गैर पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली के क्षेत्र से संबंधित है? आई थिंक ये रिपीट हो गए ना क्वेश्चन। एक मिनट भाई, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गए हैं, तो चलिए यहीं तक अभी हम पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, बाकी हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट आपके लिए पूरी क्विज, जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन होंगे, बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इस वजह से मुझे क्लास को यहीं एंड करना होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।